नमस्कार, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप लोग के बीच में हाजिर हूं और इस कक्षा में हम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यों को, कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। और इस कड़ी में सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट को समझेंगे वो है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट, ये रीइंफोर्समेंट क्या होता है, क्या होता है पुनर्बलन, कैसे ये कार्य करता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। स्किनर अपने प्रयोग में एक बात कहते हैं साथियों, स्किनर कहते हैं कि अनुक्रिया महत्वपूर्ण है और निश्चित अनुक्रिया के बार बार होते रहने के लिए यह जरूरी है कि अनुक्रिया के सही होने पर एक उद्दीपक दिया जाए, और जब वो उद्दीपक दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है अनुक्रिया के होने की संभावना और बढ़ती जाएगी और RS बॉन्ड जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इस अनुक्रिया के होने को, इस अनुक्रिया के इस व्यवहार को, इसकी शक्ति को, इसकी दृढ़ता को बढ़ाने के लिए, इसके बीच के संबंध को और मजबूत करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, जो उद्दीपक का बार बार दिया जाना है, यही एक तरह से पुनर्बलन होता है, यही पुनर्बलन होता है, यही रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? अब सुनो आगे। ये जो पुनर्बलन है, ये जो अनुक्रिया है, ये जो उद्दीपक है, ये पूरी व्यवस्था क्या है? मान लीजिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपने कलाम एकेडमी का ये ऑनलाइन कोर्स ले रखा है और आप इस ऑनलाइन कोर्स के जरिए अपनी लाइब्रेरी में बैठे बैठे रोज पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। अब परीक्षा तो प्यारे साथियों जैसा कि प्रस्तावित है जुलाई 2022 में होगी, ठीक है, परीक्षा तो रीट की प्रस्तावित है जुलाई 2022 में होगी, लेकिन आप परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, आप अच्छे से नंबर ले आओगे। ये बात जुलाई वाली एग्जाम तय करेगी क्या, या ये बात इस बात से तय होगी कि बीच में कहीं हर 10-12 दिन से अगर कोई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो, उस टेस्ट में आपके नंबर आए, आप किसी दोस्त के पास बैठो, वो दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछे, उसमें आपके अच्छे नंबर आए, आप खुद कहीं इंटरनेट से कोई क्वेश्चन देखो, वो आप सही से कर पाओ, पुराने साल के पेपर करो, वो अच्छे से हो, तो बीच बीच में जो ये छोटी छोटी घटनाएं होंगी, ये घटनाएं ही तो आपको बार बार बताते रहेंगी कि हाँ भाई बहुत बढ़िया, लगे रहो और मेहनत करते रहो। तो सबलीकरण क्या है? एक सिंपल सी बात हमें समझ में आई कि अनुक्रिया के बार बार होने की उस परिस्थिति को बढ़ाने के लिए, निश्चित व्यवहार में वृद्धि के लिए, अनुक्रिया में वृद्धि के लिए उद्दीपक का बार बार दिया जाना, एक सही अनुपात में, एक सही अंतराल में, सही व्यवस्था में, सही क्रम में अगर उद्दीपक को दिया जा रहा है तो यह पुनर्बलन है। तो यहां पर एक पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं, वैसे आपके नोट्स में सारी चीजें अपडेटेड हैं कि पुनर्बलन एक उद्दीपक घटना है जो वांछित अनुक्रिया के होने की संभावना को बढ़ाता है। इस बात को कंठस्थ रख लीजिएगा, इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को हमें किसी भी सूरत हाल में नहीं भूलना है कि पुनर्बलन चाहे कैसा भी हो, उसका वर्गीकरण अभी देखेंगे हम। पुनर्बलन चाहे जैसा भी हो, पुनर्बलन का एक सूत्रीय मकसद, एक सूत्रीय कार्यक्रम, एक सूत्रीय दायित्व क्या है? निश्चित अनुक्रिया, वांछित अनुक्रिया
जो अपेक्षित अनुक्रिया है, अपेक्षित व्यवहार है, उसकी संभावना को बढ़ाना, उसकी संभावना को बढ़ाने का कार्य करता है कौन? पुनर्बलन। सो पुनर्बलन क्या करता है? अनुक्रिया के होने की संभावना को बढ़ाता है। पुनर्बलन अनुक्रिया के होने की संभावना को बढ़ाता है। यही पुनर्बलन का काम है, यही पुनर्बलन है, यही रीइंफोर्समेंट है। अनुक्रिया के होने की संभावना को जो बढ़ा रहा है, यही पुनर्बलन है। क्लियर है? एकदम क्लियर, कंठस्थ, कोई डाउट नहीं है इसमें। सबलीकरण की अवधारणा क्या है? एक ऐसी उद्दीपक घटना जो वांछित अनुक्रिया के होने की संभावना को बढ़ाएगी। आप पढ़ रहे हो, आपके अच्छे नंबर आए, इसलिए टीचर बोले कि देखो इस बार को जो भी टेस्ट में 100 में से 100 नंबर लेकर आएगा उसको मैं प्राइज दूंगा। ये सोच के विद्यार्थियों को लगता है कि हाँ भाई, इस बार प्राइज लेने के लिए हमें अच्छे से मेहनत करनी है, और आप ईमानदारी के साथ मेहनत करो। आपसे कोई काम करवाने के लिए मम्मी कहती है कि बेटा होमवर्क पूरा कर लोगे तो तुम्हें आइसक्रीम खाने को मिलेगी, तो ये आइसक्रीम खाना क्या है? ये एक तरह का पुनर्बलन है, क्योंकि ये आइसक्रीम का नाम से कि यार मुझे आइसक्रीम खाने को मिलेगी, ये आइसक्रीम आपकी अनुक्रिया को बढ़ा रहा है, होमवर्क करने की अनुक्रिया को। यही पुनर्बलन है। अब ये पुनर्बलन दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। ये देखिए, पहला वर्गीकरण है प्राथमिक पुनर्बलन। सबलीकरण एक ही बात है, या द्वैतिक सबलीकरण। प्राथमिक मतलब प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, और द्वैतिक का मतलब है सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट अभी हम समझेंगे, मैं एक हल्का सा ब्यौरा दे देता हूं। ये वो पुनर्बलन है जो कि जीने के लिए आवश्यक है। कैसे आवश्यक है? जीने के लिए। वे पुनर्बलन जो जीने के लिए आवश्यक हो, क्या कहलाते हैं? प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। जैसे रोटी, पानी, इस तरह की जो भी चीजें हैं, ये प्राइमरी प्राथमिक पुनर्बलन है। द्वैतिक पुनर्बलन वो जो जीने के लिए आवश्यक तो नहीं हो, लेकिन मानव की आवश्यकताओं के कारण उसने जगह ऐसी बना ली हो, जैसे कि धन, प्रतिष्ठा, ये जितनी भी चीजें हैं, ये जीने के लिए अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन इनके बिना वैसे भी नहीं जिया जा सकता। तो इस तरह के जो पुनर्बलन हो गए, वो कौन से हो गए? द्वैतिक सबलीकरण हो गए, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट हो गए। ये प्राथमिक है और ये द्वैतिक है। ठीक है, प्राथमिक और द्वैतिक दोनों चीजें इसके अंतर्गत आ गई। सबलीकरण का वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद है दूसरा वर्गीकरण, जिसमें दो तरह के नाम आते हैं। एक आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसको हम कहते हैं धनात्मक सबलीकरण, और एक है नेगेटिव, जिसको कहते हैं ऋणात्मक। अब यहां पर मैं पहले एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। पॉजिटिव धनात्मक, नेगेटिव ऋणात्मक। सवाल मेरे मन में जो है वो ये कि एक बार एक प्रश्न आया था कि ऋणात्मक सबलीकरण क्या करता है? वांछित अनुक्रिया को बढ़ाता है, अवांछित को घटाता है? मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने एक बात कंठस्थ की है, और उस बात को आपको भी याद रखना है कि पुनर्बलन चाहे ऋणात्मक हो, पुनर्बलन चाहे धनात्मक हो, पुनर्बलन चाहे प्राथमिक हो, पुनर्बलन चाहे द्वैतिक हो, पुनर्बलन हमेशा वांछित अनुक्रिया को बढ़ाएगा। क्लियर है? पुनर्बलन हमेशा वांछित अनुक्रिया को बढ़ाता है। यह पहला कॉन्सेप्ट है पुनर्बलन का, जो आपको याद रखना है। अब धनात्मक और ऋणात्मक को समझते हैं। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब किसी
पुनर्बलन की उपस्थिति से, ध्यान से सुनना, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि आपके जीवन के जितने भी डाउट्स पुनर्बलन के हैं वो अगले 15 मिनट के अंदर धू 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 करके गायब हो जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आओ, जब किसी पुनर्बलन की उपस्थिति वांछित व्यवहार में वृद्धि करे तो यह कैसा पुनर्बलन होता है? धनात्मक पुनर्बलन। जैसे कि आप कहेंगे जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे, कोई टीचर कहे, जैसे टीचर कहे कि पढ़ोगे तो इनाम मिलेगा, अब बच्चा पढ़ेगा, बच्चा पढ़ने की कोशिश करेगा, तो पढ़ाई एक वांछित व्यवहार है या नहीं है? बताओ। पढ़ाई एक वांछित व्यवहार है। इसमें हमें क्या चाहिए? वृद्धि। और इस वृद्धि के कारण, इस वांछित व्यवहार में इजाफा करने के लिए आपने उसको इनाम का लालच दिया है, और इनाम, बच्चा इनाम पाने के लिए पढ़ेगा ना, बच्चा चाहेगा ना कि मुझे इनाम मिले, इसलिए वो अनुक्रिया में वृद्धि कर रहा है। तो पुनर्बलन की उपस्थिति ने अनुक्रिया में वृद्धि करी ना, कि यार ये पुनर्बलन अपने को चाहिए, इसीलिए वांछित व्यवहार में क्या करो? वृद्धि करो। अब यही इनाम क्या है यहां पर? धनात्मक पुनर्बलन है। धनात्मक पुनर्बलन है। ठीक है, पढ़ाई एक वांछित व्यवहार है, इनाम एक धनात्मक पुनर्बलन है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई ऐसा पुनर्बलन उसके पास रहे, व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके जीवन में ऐसी कोई चीज आए, इसलिए वो अपने अनुक्रिया में वृद्धि कर रहा है। जैसे ऋणात्मक सबलीकरण, नेगेटिव, रिइंफोर्समेंट। जब किसी पुनर्बलन की अनुपस्थिति सहायक हो, किसमें? जब किसी पुनर्बलन की अनुपस्थिति वांछित व्यवहार की वृद्धि में सहायक हो। जब किसी पुनर्बलन की अनुपस्थिति वांछित व्यवहार की वृद्धि में सहायक हो, तो ऐसा पुनर्बलन क्या कहलाता है? ऋणात्मक सबलीकरण या ऋणात्मक पुनर्बलन। जैसे एक टीचर कहे कि पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, यह ज्यादा सही रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो घर पे शिकायत कर दी जाएगी। कर दी जाएगी। तो ऐसी प्रक्रिया में कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता कि उसके घर पे शिकायत हो, इसीलिए इससे बचने के लिए वो पढ़ाई कर रहा है। वहां इनाम को पाने के लिए पढ़ाई कर रहा था, वांछिक व्यवहार में वृद्धि कर रहा था। यहां वो नहीं चाहता कि उसके घर में शिकायत हो, तो उससे दूर जाने के लिए वो अपने वांछिक व्यवहार में वृद्धि कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर शिकायत जो है
एक तरह से कह सकते हैं शिकायत एक नकारात्मक पुनर्बलन है। बस ये धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट है। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिर से सुन लो। जिन लोगों ने पिछले 5-7 मिनट में ध्यान नहीं दिया वो वापस देखो। धनात्मक पुनर्बलन हो या ऋणात्मक पुनर्बलन, दोनों ही ऐच्छिक व्यवहार को बढ़ाते हैं। धनात्मक पुनर्बलन की प्रक्रिया में व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए अपने ऐच्छिक व्यवहार को बढ़ाएगा, और ऋणात्मक पुनर्बलन में व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज आए, इसलिए अपने व्यवहार को बढ़ा रहा है। दो आपके जिंदगी के बेसिक उदाहरण उठाता हूं। एक बालक आपका कोई साथी रीट की तैयारी इसलिए कर रहा है कि सरकारी नौकरी लगेगी तो गांव में इज्जत हो गई, पैसा होगा, लोग जानेंगे, शादी हो जाएगी, मोटा पैसा मिलेगा दहेज में, इस तरह के कुछ भी उसके दिमाग में अंट शंट ख्याल आ रहे होंगे। तो वो पढ़ाई क्यों कर रहा है? ताकि उसे ये सारी चीजें मिले, ताकि उसकी नौकरी लगे, ताकि वो चाहता है कि उसके घर में पैसा आए, तनख्वाह आए, सरकारी नौकरी, इज्जत, ये सब रब्बो रुआब। तो यहां पर उस बालक के लिए मेहनत में जो वो इजाफा कर रहा है, अनुक्रिया में जो वो वृद्धि कर रहा है, वो अनुक्रिया की वृद्धि क्या है? एक धनात्मक पुनर्बलन। और वहीं एक व्यक्ति वो जानता है कि घर की माली हालत बहुत खराब है, न जाने माता पिता ने कहां कहां से पैसे बचाकर और उसकी कोचिंग की फीस भरी है, न जाने कैसे पेट काट काट कर वो खुद पढ़ाई कर रहा है। वो ये जानता है कि अगर वो असफल हो गया तो किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगा, वो असफल हो गया तो घर वालों की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, वो अगर असफल हो गया तो जिंदगी में करेगा क्या। और ये सारी चीजें जब वो सोचता है तो उसे लगता है कि नहीं, जिंदगी में ये कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता परेशान हो, मैं नहीं चाहता कि जो कर्जा मेरे माँ बाप के ऊपर है उस कर्जे के बोझ के तले वो दब जाएं, मैं नहीं चाहता कि उनकी उम्मीदें टूट जाएं, उनके सपने टूट जाएं, और इसलिए वो पढ़ रहा है। तो यहां पर उसके लिए ये सारी चीजें कैसा पुनर्बलन है? नकारात्मक पुनर्बलन है। क्लियर हुआ आपको? सकारात्मक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन, किसी चीज को पाने के लिए व्यक्ति अपनी अनुक्रिया में वृद्धि करे। ऋणात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, किसी चीज से दूर जाने के लिए, उससे बचने के लिए व्यक्ति अपनी अनुक्रिया में वृद्धि करे। यही कॉन्सेप्ट है ऋणात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक सबलीकरण और धनात्मक सबलीकरण का। ठीक है साथियों, पुनर्बलन की अनुपस्थिति वांछित व्यवहार की वृद्धि कर रही है, और यहां पुनर्बलन की अनुपस्थिति वांछित व्यवहार की वृद्धि कर रही है। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। वो कॉन्सेप्ट यह है साथियों कि प्रायः क्या होता है कि लोग नकारात्मक पुनर्बलन को दंड समझ लेते हैं। प्रायः लोग नकारात्मक पुनर्बलन को दंड समझ लेते हैं, जबकि ये बात सरासर गलत है। क्योंकि पुनर्बलन चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सबलीकरण चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, हमेशा अनुक्रिया को बढ़ाता है, हमेशा वांछित अनुक्रिया को बढ़ाता है। लेकिन जो दंड है वो हमेशा अनुक्रिया को घटाता है। दंड और पुनर्बलन में ये कॉन्सेप्ट याद रखना, 2011 के अंदर रीट पूछ चुका है एक बार कि निम्न में से कौन सा दंड है। दंड हमेशा अनुक्रिया को घटाएगा, पुनर्बलन हमेशा अनुक्रिया को बढ़ाएगा। दंड हमेशा अनुक्रिया को घटाएगा, पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाएगा। दंड अनुक्रिया को घटाएगा, पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाएगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सबलीकरण बनाम दंड का। दंड यानी कि पनिशमेंट। मैं फिर दोहरा देता हूं, सबलीकरण या पुनर्बलन क्या करता है? पुनर्बलन वांछित अनुक्रिया में वृद्धि करता है, जो चीज चाहिए उसमें वृद्धि करता है। और दंड जो व्यवहार वांछित नहीं है उस वांछित को घटा देता है। दंड भी दो प्रकार का होता है।
पुनर्बलन में क्या होता था, मैं अगर सकारात्मक या धनात्मक पुनर्बलन की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगले 5 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर मैं धनात्मक पुनर्बलन की बात करूं तो मैं जानता हूं कि निश्चित व्यवहार में वृद्धि के लिए उद्दीपक को दिया जाना है। निश्चित व्यवहार में वृद्धि के लिए उद्दीपक दिया जा रहा है तो धनात्मक सबलीकरण है, और निश्चित व्यवहार में वृद्धि के लिए उद्दीपक को हटाया जा रहा है तो ऋणात्मक पुनर्बलन है। वृद्धि के लिए, वृद्धि हमेशा जरूरी है, लेकिन उद्दीपक अगर इसलिए दिया जाए कि जो अवांछित व्यवहार है उसको घटाना है। अवांछित, निश्चित मतलब यहां पर अवांछित है। एक बच्चा शैतानी कर रहा है, मम्मी परेशान हो गई, एक दिन मम्मी ने धमाधम पीट दिया उसको, तो मां के द्वारा दी गई पिटाई, ये जो उद्दीपक दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? ताकि वो शैतानी कम कर दे, ताकि वो शैतानी कम कर दे। तो दिया गया उद्दीपक, दिया गया दंड, दी गई पिटाई, जिससे कि शैतानी बच्चा कम करे, क्या है? एक धनात्मक दंड है। उद्दीपक दिया जा रहा है ताकि अनुक्रिया कम कर दे। और यही माँ बाप अगर ऐसा कह दें उसको, वो शैतानी कर रहा है, माँ बाप ने कहा अच्छा बहुत शैतानी सूझ रही तेरे को, है मैं तो करूंगा शैतानी, तो माँ बाप ने कह दिया एक काम कर, कल से इसका टीवी देखना बंद, कल से इसका टीवी देखना बंद, कल से दोस्तों के साथ खेलना बंद। तो उसके साथ निश्चित व्यवहार को घटाने के लिए एक उद्दीपक उससे ले लिया गया, उसको छीन लिया गया। तो यहां पर निश्चित व्यवहार की अनुपस्थिति में व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने व्यवहार को घटा रहा है। यही ऋणात्मक दंड है। अब मैं इन चारों को एक साथ बता रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा मैं जानता हूं चीजें क्लमजी हो गई होंगी। पुनर्बलन सबसे क्लियर है, व्यवहार में वृद्धि करेगा। धनात्मक पुनर्बलन, एक बच्चा, टीचर चाहता है कि बच्चा पढ़े तो टीचर उसे कहता है बेटा पढ़ो तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा। बच्चा इनाम को पाने के लिए पढ़ रहा है, यानी कि धनात्मक पुनर्बलन। उद्दीपक को पाने के लिए, उद्दीपक की उपस्थिति के लिए व्यवहार बढ़ा रहा है। उद्दीपक की उपस्थिति व्यवहार को बढ़ाए। टीचर कहते कि देख बेटा अगली बार अगर अच्छे नंबर नहीं आए ना तो तेरे घर पे शिकायत कर दूंगा, तो बच्चे को पता है, वो नहीं चाहता कि उसके घर पे शिकायत हो, इसलिए पढ़ाई कर रहा है। तो निश्चित व्यवहार की अनुपस्थिति अनुक्रिया को बढ़ा रही है। ये कौन सा? ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक दंड, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, टीचर चाहता है बच्चा पढ़ ले, बच्चा बदमाशी कर रहा है बहुत ज्यादा, और इस कारण उसकी बदमाशियों को कम करने के लिए टीचर ने उसको एक दिन पीट दिया। ये पिटाई करने से अब वो बदमाशी कम कर रहा है। तो ये पिटाई क्या है? क्या है भाई पिटाई? ये पिटाई है धनात्मक दंड, सकारात्मक दंड। और यही टीचर उसको कह दे कि ये बच्चा बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो शाम को जो 7th पीरियड गेम्स का पीरियड होगा उसमें ये खेलने नहीं जाएगा, ये क्लास में बैठा रहेगा। तो यहां पर बच्चे से एक उद्दीपक ले लिया गया, उद्दीपक की अनुपस्थिति। यहां पर भी अनुपस्थिति के पीछे क्या कारण था? शैतानी कम कर दे, व्यवहार को कम कर दे। और ये क्या है? बोलो, ऋणात्मक दंड। तो प्यारे साथियों, यहां पर ये क्लियर हो गया होगा आपको कि दंड क्या है और सबलीकरण क्या है। बहुत अच्छे से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इस चीज को समझाया है, और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पर 2 नाम और जानने की कोशिश करते हैं, प्राथमिक सबलीकरण और द्वैतिक सबलीकरण। तो प्राथमिक सबलीकरण वो हैं, प्राथमिक सबलीकरण जीने के लिए आवश्यक होते हैं। जीने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे भोजन, पानी आदि। और द्वैतिक सबलीकरण जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट कौन से होते हैं? वे सबलीकरण जिन्होंने मानव की आवश्यकताओं के चलते पुनर्बलन
का स्थान ले लिया। हम प्राथमिक जैविक और मनोसामाजिक अभिप्रेरक नहीं पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा के अंदर, ये बिल्कुल वैसी ही चीज है साथियों। तो यहां पर धन, प्रशंसा, आदि, धन, प्रशंसा आदि, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय है जो इससे जुड़े हुए हैं, इसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण संप्रत्यय, तो महत्वपूर्ण संप्रत्यय में हम जिन संप्रत्ययों को समझेंगे उसमें पहला संप्रत्यय है शेपिंग, SHAPING, शेपिंग, इसको हम अंग्रेजी में आकृतिकरण भी कई बार कहते हैं, सॉरी हिंदी में आकृतिकरण भी कह देते हैं। ये शेपिंग क्या है जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है। शेपिंग एक साधन है जिसके अंतर्गत जो अपेक्षित अनुक्रिया है उसके निकट की सभी अनुक्रियाओं को पुनर्बलन दिया जाता है ताकि RS बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने। सिंपल सी बात, पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। एक साधन जिसके अंतर्गत अपेक्षित अनुक्रिया के निकट की सभी अनुक्रियाओं को पुनर्बलन दिया जाता है ताकि RS बॉन्ड दृढ़ बने। आकृतिकरण का मतलब एक सिंपल सी चीज है कि एक व्यक्ति शुरुआत में अगर कुछ गलत अनुक्रिया भी करे, सही अनुक्रिया के नजदीक भी कोई व्यवहार करे तो उसको एप्रिशिएट करो, प्रोत्साहित करो, पुनर्बलित करो। सिंपल सी बात है। जैसे एक बहुत बेसिक उदाहरण से बताऊं, एक टीचर अगर बच्चे को क्या लिखना सिखा रहा है तो बच्चे को कहा बेटा क्या लिखो, बच्चे ने कहा ठीक है सर, पहले डंडी ऐसे लिखेगी। टीचर ने कहा बहुत बढ़िया, अब बस इस डंडे को थोड़ा सा इधर कर दो। बोला हाँ मैडम ये लो, बहुत अच्छे, गुड। अब इसमें लेफ्ट साइड में गोला बनाओ, तो बच्चे ने ऐसे बना दिया। बोला नहीं नहीं बेटा थोड़ा सा अच्छे से बनाओ, बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, और बच्चे ने ऐसे बना दिया। अब टीचर ने कहा कि एक आधा गोला बना दो, बच्चे ने ऐसे बना दिया। तो हुआ क्या इस पूरी प्रक्रिया में, उस बालक या बालिका के द्वारा जो गलत तो नहीं कह सकते लेकिन सही वांछित अनुक्रिया के निकट भी जो अनुक्रिया हो रही थी उसको भी पुनर्बलित किया गया। बच्चे ने भाई जैसे स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं, इधर से बात करते हैं भाई, पहले फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। बच्चे ने ऐसे बनाया, टीचर ने कहा गुड। बच्चे ने ऐसे बनाया, टीचर ने कहा गुड। बच्चे ने अंत में ये बना दिया। तो इस अनुक्रिया को प्राप्त करने के लिए आपने, बच्चे ने अगर ये दोनों भी अनुक्रियाएं करी, उसको पुनर्बलन दिया, उस पर उसको प्रोत्साहित किया। दूसरी स्टेज पर टीचर ने कहा कि चलो बेटा एक काम करो, अब ये तो तुमने बना ही दिया, अब एक गोला ऐसे बनाओ। तो बच्चे ने ऐसे बना दिया। टीचर ने कहा बहुत बढ़िया, इस गोले को थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो। बच्चे ने ऐसे किया। टीचर ने कहा बहुत बढ़िया, इसको एकदम शिफ्ट कर दो। बच्चे ने इस तरह से बना दिया। टीचर ने कहा शाबाश। तीसरी स्टेज पर टीचर ने कहा कि एक काम करो बेटा, अब एक आधा गोला बनाओ राइट साइड में। तो बच्चे ने ऐसे बना के और इस तरह से बना दिया। टीचर ने कहा नहीं थोड़ा सा अच्छे से बनाओ। तो बच्चे ने ये किया और इस तरह से क बन गया। अब इस क बनने की प्रक्रिया में अब वापस मैं आता हूं, टीचर ने क्या किया, यहां पर जो वांछित अनुक्रिया के निकटतम अनुक्रिया थी उसको पुनर्बलन दिया, यहां वांछित अनुक्रिया के निकटतम पुनर्बलन दिया, यहां वांछित अनुक्रिया के निकटतम जो अनुक्रिया थी उसे पुनर्बलन दिया, यहां वांछित अनुक्रिया के निकटतम अनुक्रिया को पुनर्बलन दिया, यहां वांछित अनुक्रिया के निकटतम अनुक्रिया को पुनर्बलन दिया। इस तरह भी यहां भी यही किया और अंत में बालक ने क बनाना सीख लिया। यही शेपिंग है कि आप जिसके अंतर्गत अपेक्षित अनुक्रिया के निकट की सभी अनुक्रियाओं को पुनर्बलन दो ताकि RS बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने। जैसे एक बच्चे को टीचर ने डांस सिखाया कि बेटा यूं करो,
यूं करो यूं करो, वो जिस तरह के जो डांस होते हैं ना, बच्चे ने कहा सर ऐसे, बोला हाँ थोड़ा सा नीचे ये करके ऐसे करके, जो एक नृत्य का शिक्षक प्रशिक्षण देता है। फिर जैसे उसने देखा कि बच्चा कर रहा है तो टीचर ने बच्चों को कहा कि यस बहुत बढ़िया। तो यहां पर इस वांछित अनुक्रिया को पाने के लिए आपने अगर देखा हो तो बच्चे को बहुत छोटी छोटी कई अनुक्रियाओं को पुनर्बलित करवाया जाता है डांस के अंदर। ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों जिसको कहते हैं शेपिंग के साथ साथ चेनिंग। ये तो हमने देखा शेपिंग, अब मैं बताता हूं आपको चेनिंग। चेनिंग क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा भाई। शेपिंग के अंदर क्या था कि वांछित अनुक्रिया के आसपास की निकटतम सभी अनुक्रियाओं को पुनर्बलन दिया जा रहा था, जबकि चेनिंग के अंदर क्या होता है, अनुक्रियाओं का एक क्रम स्थापित होता है। चेनिंग इसके अंतर्गत अनुक्रियाओं का एक क्रम स्थापित किया जाता है, अनुक्रियाओं को एक क्रम स्थापित किया जाता है जिससे अंतिम अनुक्रिया पर पहुंचकर पुनर्बलन दिया जाता है। अंतिम अनुक्रिया जो है उस पर पहुंचकर पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे इस प्रक्रिया में पहले बच्चे को यह करना सिखाया था, सीधी लाइन खींचना सिखाया था, फिर बच्चे को यह बनाना सिखाया, फिर बच्चे को यह बनाना सिखाया। अब टीचर उसे कह दे कि बेटा अब तुझे एप्रिशिएशन तभी मिलेगा जब तू एक बार में पूरा कै लिख दे। तो एक बार में पूरा कै लिखने के लिए उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे, और ये 4 स्टेप सही करने पर ही उस बच्चे को पुरस्कार दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, पुनर्बलन दिया जाएगा। चेनिंग अक्सर नृत्य के शिक्षक इस्तेमाल करते हैं। आपने नृत्य की कुछ वीडियोस देखी हो तो वो पहले बच्चों को सिखाते हैं, बेटा 1 2 3 4 ऐसे करके स्टेप सिखाए जाते हैं उनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ भी एक स्टेप है। अब टीचर ने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एक साथ करो, तो बच्चे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो जितनी भी चीजें हैं, जो भी डांस के स्टेप्स हैं, वो ज्यादातर एक तरह से चेनिंग और शेपिंग का एक बेहतरीन उदाहरण हो सकते हैं। अब शेपिंग चेनिंग के साथ अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं प्री मैक प्रिंसिपल। प्री मैक प्रिंसिपल को ग्रैंडमास रूल भी कहते हैं। शेपिंग चेनिंग दोनों धनात्मक पुनर्बलन के बड़े अच्छे उदाहरण हैं। ये अक्सर स्कूलों वगैरह में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन्हीं की मदद से स्किनर साहब ने कबूतरों को टेबल टेनिस खेलना सिखा दिया था। अब मैं आपको बताता हूं प्री मैक प्रिंसिपल। प्री मैक प्रिंसिपल जिसको ग्रैंडमास रूल भी कहते हैं। ग्रैंड माज रूल, दादी मां का नियम। दादी मां का नियम। अब ये दादी मां का नियम क्या है, देखो समझने की कोशिश करते हैं। प्रीमैक उदाहरण कहता है कि धनात्मक सबलीकरण की प्रक्रिया में एक कम वांछित अनुक्रिया के करवाने के लिए अधिक वांछित अनुक्रिया को पुनर्बलन के रूप में
प्रस्तुत किया जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। हम सब ने अपने घरों में इस ग्रैंडमास रूल, इस प्रीमैक प्रिंसिपल को उपयोग में लिया होगा। यह एक धनात्मक सबलीकरण की प्रक्रिया है जिसके अंदर एक कम वांछित अनुक्रिया, जो मां बाप को या अध्यापक को पता है कि बच्चे को पसंद नहीं है, लेकिन वो करवाने के लिए एक अधिक वांछित अनुक्रिया उसके सामने रखी जाए कि इसके लाभ से, इसके लोभ से उससे एक कम वांछित कार्य करवा ले। जैसे एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, होमवर्क करने के लिए मम्मी कहे कि होमवर्क करने पर खेलने जाने दिया जाएगा, तो खेलना जाने दिया जाएगा। या बच्चे खाना नहीं खा रहे तो मम्मी ने कहा जो खाना सबसे पहले फिनिश करेगा उसको आइसक्रीम खाने को मिलेगी। तो यहां पर आइसक्रीम खाना एक अधिक वांछित अनुक्रिया है, एक अधिक वांछित व्यवहार है जो बच्चा करना चाहता है, और लेकिन उस कार्य को तब करने दिया जाएगा जब इस कम वांछित काम को वो कर ले। और यह आइसक्रीम यहां पर एक पुनर्बलन के रूप में काम करेगी उस कार्य को करवाने के लिए, खाना खिलाने के लिए। यहां पर खेलना जो है यह एक पुनर्बलन के रूप में काम करेगा उस बच्चे का होमवर्क पूरा करवाने के लिए। यही प्रीमैक सिद्धांत है, यही प्रीमैक प्रिंसिपल है। अब आइए सबलीकरण की अनुसूची की बात करते हैं। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखो, जो अनुक्रिया और उद्दीपक का बॉन्ड है साथियों, वो पुनर्बलन के आकार पर निर्भर करता है, पुनर्बलन की संख्याओं पर निर्भर करता है, पुनर्बलन के प्रकार पर भी निर्भर करता है। मान लो एक बच्चा जो है, वो चूहे वाले उदाहरण की बात करते हैं पिछले वीडियो में चूहे ने सही अनुक्रिया करी तो उसको कोई खाने की गोली मिलती थी। आप खुद बताइए कि उसको खाने की गोली मिलती, उसको ब्रेड का टुकड़ा मिलता, उसको कोई चीज का टुकड़ा मिलता, उसको कोई रोटी मिलती, उसको मान लीजिए केक मिलता, तो क्या इन चारों के केस में उसकी अनुक्रिया बिल्कुल एक जैसी होगी? होती नहीं ना। जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, एक तो एक टीचर कहे जो अच्छे से पढ़ाई करेगा उसको फिल्म दिखाने के लिए मैं फिल्म की टिकट दूंगा, टीचर कहे कि जो अच्छे से पढ़ेगा उसको आइसक्रीम खिलाऊंगा, उसको पेन दूंगा, उसको किताब दूंगा। तो क्या ये सारे इनाम एक जैसी भूमिका निभाएंगे आपकी पढ़ाई को इंप्रूव करने में? नहीं ना। जो इनाम आपको ज्यादा पसंद है उसके लिए आप ज्यादा मेहनत से काम करोगे। तो ठीक इसी प्रकार से सबलीकरण कई चीजों पर डिपेंड करता है। वो सबलीकरण जो है उसकी आकार पर डिपेंड करता है, उसकी संख्या पर डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि किस प्रकार का, उसकी टाइप क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि किस अंतराल से इस उद्दीपन अनुक्रिया, या माफ कीजिएगा अनुक्रिया उद्दीपन के इस प्रक्रिया में किस अंतराल से पुनर्बलन दिया जा रहा है। बस यही रीइंफोर्समेंट की शेड्यूल है, यही अनुसूची है सबलीकरण की। अब इसमें दो चीजें हैं, निरंतर अनुसूची जिसको हम कहते हैं कंटीन्यूअस रीइंफोर्समेंट, निरंतर, लगातार, सतत भी इसको कहा जाता है। जब प्रत्येक वांछित अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाए, प्रत्येक वांछित अनुक्रिया पर पुनर्बलन दिया जाए। यह पूरी प्रक्रिया है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप क्लास में कोई भी क्वेश्चन सही बताओ टीचर इनाम दे दे, कोई क्वेश्चन सही बताओ टीचर इनाम दे दे।
ये क्या है? एक तरह की निरंतर अनुसूची है। अब आप स्वयं बताइए कि क्या इस निरंतर अनुसूची में अनुबंधन की संभावना ज्यादा होगी? तो इसका जवाब है नहीं। ये बिल्कुल मां की डांट की तरह है। मां इतना डांटती रहती है हमें कि हमें उस डांट से फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है। हमें लगता है अरे यार मम्मी है कह लेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नॉर्मल सी बात बताऊं तो इसमें अनुबंधन की संभावना कम होती है। अनुबंधन की संभावना अपेक्षाकृत कम। दूसरी है आंशिक अनुसूची, जिसको हम कहते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट। जब प्रत्येक वांछित अनुक्रिया पर पुनर्बलन नहीं दिया जाए। यहां तो क्या हो रहा था कि अगर हर मिनट बच्चा सही जवाब दे रहा है या हर मिनट चूहा खटके को दबा रहा है तो उसको पुनर्बलन दे दो, उसको भोजन की गोली दे दो। और आंशिक अनुसूची क्या है कि हर बार गोली मत दो, उसमें एक निश्चितता रखो। वो निश्चितता कैसे रखी जाएगी? दो तरीके से। निश्चित अनुपात, फिक्स्ड रेशियो, निश्चित समयांतर, फिक्स्ड इंटरवल, परिवर्त्य अनुपात, वेरिएबल रेशियो, परिवर्त्य समयांतर, वेरिएबल इंटरवल। अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निश्चित अनुपात अनुसूची की बात करें। निश्चित अनुपात, फिक्स्ड रेशियो। मान लीजिए कि चूहा हर 1 मिनट में 3 सही अनुक्रियाएं कर रहा है। 3 सही अनुक्रियाएं कर रहा है हर 1 मिनट में 3 सही अनुक्रियाएं कर रहा है। तो आपने तय कर लिया कि प्रत्येक 5वीं सही अनुक्रिया पर उसको पुनर्बलन दिया जाएगा, उसको भोजन की गोली दी जाएगी ताकि वो अनुक्रिया को जारी रखे। तो निश्चित अनुपात अनुसूची का मतलब क्या है? जब पुनर्बलन में अंतर एक निश्चित अनुपात के आधार पर रखा जाए। जब पुनर्बलन में अंतर एक निश्चित अनुपात के आधार पर रखा जाए, जैसे कि प्रत्येक 5वीं अनुक्रिया पर पुनर्बलन। क्लियर? इसके बाद अगर बात करते हैं परिवर्त्य अनुपात, जिसमें है वेरिएबल रेशियो। अनुपात फिक्स नहीं हो। जब पुनर्बलन में
अंतर हेतु निश्चित अनुपात का अनुसरण नहीं किया जाए, नहीं किया जाए। अब वेरिएबल रेशियो कैसे हो सकता है? वही बात, 1 मिनट में और 3 सही अनुक्रियाएं कर रहा था। तो अब आप क्या करो, अब आप ऐसे तय कर लो कि 5वीं, 8वीं, उसके बाद 9वीं पे दे दिया उसको सही अनुक्रिया पे, गोली भी दे दी भोजन की, 10वीं पे दे दी, 15वीं पे दे दी। ऐसे कोई फिक्स नहीं है भाई, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, फिर 15वीं पे दे दी, फिर 16, 17, 18 पर एक साथ दे दी। तो आप अनुपात का तो अनुसरण कर ही नहीं रहे। ये है निश्चित अनुपात और परिवर्त्य अनुपात। उसके बाद आता है निश्चित समयांतर, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल को मैं समझाता हूं, वही बात कि 1 मिनट में और चूहा 3 सही अनुक्रियाएं कर रहा था। 1 मिनट में चूहा 3 सही अनुक्रियाएं कर रहा था। सिंपल सी बात है, पुनर्बलन में अंतर एक निश्चित समय के आधार पर रखा जाए। पुनर्बलन में अंतर एक निश्चित समय के आधार पर रखा जाए, जैसे कि प्रत्येक 5वें मिनट में पुनर्बलन, प्रत्येक 5वें मिनट में पुनर्बलन, हर 5 मिनट फिक्स हो गया ना, ये हर 5 मिनट से पुनर्बलन दिया जा रहा है। परिवर्त्य समयांतर मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे, वेरिएबल इंटरवल, ठीक है। 1 मिनट में अगर चूहा 3 सही अनुक्रिया कर रहा था तो हम क्या रखें, कहेंगे कि पुनर्बलन में अंतर रखने के लिए निश्चित समय का अंतर नहीं रखा जाए, निश्चित समय का अंतर नहीं रखा जाए। ये क्या है, 5वां मिनट, 8वां मिनट, उसके बाद 10वां, 11वां, 12, 13 ऐसे कर दिया, फिर 20वें मिनट में कर दिया। मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है। पहले रेशियो था, अब समय है, पहले अनुपात था, अब समय है। इस हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। तो यह सबलीकरण की अनुसूची है जिसको हमने देखा। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो पहला इसका शैक्षणिक महत्व यह है कि यह है विद्यार्थी में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में सहायक है। यह विद्यार्थी में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में सहायक है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि यह प्रोत्साहन, पुनर्बलन, अभिप्रेरणा पर बल देता है, अभिप्रेरणा पर बल देता है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, अभिक्रमित अनुदेशन है, उसमें यह विधि कारगर है। तो अभिक्रमित अनुदेशन इसी विधि पर आधारित है, इसी विधि पर आधारित है। अब अभिक्रमित अनुदेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम 5वीं यूनिट को समझेंगे, लास्ट यूनिट जो है हमारी, ठीक है। एक बेसिक इसका आइडिया मैं आपको अभिक्रमित अनुदेशन का बड़ा सरल सा दे सकता हूं देसी भाषा में, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा। कौन बनेगा करोड़पति में जो पहले क्वेश्चन का जवाब व्यक्ति देता है, उसका जवाब सही देने पर ही वो दूसरे क्वेश्चन पर जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन अपने आप में एक पुनर्बलन का भी काम कर रहा है यहां पे, और पहला क्वेश्चन अपने आप में एक अचीवमेंट भी है उसके लिए। समझ रहे हो आप, एक वांछित अनुक्रिया भी है और पुनर्बलन भी है अपने आप में। दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब देगा तो वो तीसरे क्वेश्चन पर जाएगा। ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी ही विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार से डेवलप करता हुआ एक छात्र प्रगति करता है, सीखता है। तो यहां पर स्किनर के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए वो महत्वपूर्ण संप्रत्यय हमने देख ली जिससे परीक्षा उपयोगी कंटेंट हमारे पास तैयार हो गया है। इसके डिटेल्ड नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि दूसरी वीडियो है ये, तो इसके वीडियो के आते ही आपको साथ में नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। बात करते हैं प्रबलन की अवधारणा की, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एक ऐसा उद्दीपक व्यवहार जो वांछित अनुक्रिया को बढ़ाए, बस वांछित अनुक्रिया को बढ़ाए, चाहे धनात्मक है ऋणात्मक है, डजंट मैटर, वांछित अनुक्रिया को बढ़ा रहा है। प्राथमिक होगा जैसे भोजन पानी वगैरह, द्वैतिक जैसे धन पैसा प्रतिष्ठा दौलत, ये सब। ऋणात्मक सबलीकरण वो जिसकी अनुपस्थिति वांछित अनुक्रिया को बढ़ाए, धनात्मक वो जिसकी उपस्थिति वांछित अनुक्रिया को बढ़ाए। जैसे किसी पुनर्बलन की उपस्थिति वांछित अनुक्रिया में वृद्धि करे, टीचर बच्चे को कह रहा है कि पढ़ोगे तो इनाम मिलेगा, तो इनाम पाने के लिए बच्चा पढ़ रहा है, पुनर्बलन धनात्मक। टीचर कहेगी नहीं पढ़ोगे तो घर पे शिकायत हो जाएगी, तो बच्चा इसलिए पढ़ रहा है कि घर पे शिकायत ना हो, ऋणात्मक पुनर्बलन। फिर ऋणात्मक पुनर्बलन को कई बार लोग दंड मान लेते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले प्राथमिक सबलीकरण, जीने के लिए आवश्यक। द्वैतिक सबलीकरण, मानव की आवश्यकताओं के चलते जो पुनर्बलन का स्थान ले चुके हैं वो सब। सबलीकरण बनाम दंड, दंड हमेशा अनुक्रिया को घटाता है, पुनर्बलन हमेशा अनुक्रिया को बढ़ाता है। तो धनात्मक दंड जिसमें कोई उद्दीपक दिया जाए ताकि व्यवहार घटे, और ऋणात्मक दंड जिसमें कोई उद्दीपक ले लिया जाए ताकि व्यवहार घटे। बच्चा बदमाशी कर रहा है, नहीं मान रहा, तो माता पिता ने उसे पीट दिया, तो यह धनात्मक दंड है। नहीं मान रहा, माता पिता ने कहा कि चल तेरे को खाना नहीं मिलेगा, तो अब यह क्या है, एक ऋणात्मक दंड है। इसके बाद हमने शेपिंग देखी कि एक साधन जिसके अंतर्गत वांछित अपेक्षित अनुक्रिया के निकट की अनुक्रियाओं को पुनर्बलन दिया जाए, और चेनिंग जिसके अंदर अनुक्रियाओं का एक क्रम स्थापित हो, लास्ट की अनुक्रिया पर पहुंचकर पुनर्बलन मिले। प्रीमैक प्रिंसिपल, धनात्मक पुनर्बलन की एक प्रक्रिया जिसमें कम वांछित अनुक्रिया को करवाने के लिए अधिक वांछित अनुक्रिया एक पुनर्बलन के रूप में दी जाए। जैसे मम्मी के होमवर्क करने पर आइसक्रीम खाने को मिलेगी या खेलने को मिलेगा। सबलीकरण की अनुसूची की बात करते हैं, एक तो है निरंतर जिसमें अनुबंधन की अपेक्षा सबसे कम होती है, आंशिक जिसमें प्रत्येक पर पुनर्बलन ना दिया जाए। इसमें एक होता है निश्चित अनुपात, जब एक मान लो कि हर एक अनुपात फिक्स करके पुनर्बलन दिया जाए, जैसे हर 5वीं अनुक्रिया पर पुनर्बलन है। परिवर्ती अनुपात 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं ऐसे जिस हिसाब से पुनर्बलन मिल रहा है। निश्चित समयांतर, एक निश्चित समय के आधार पर पुनर्बलन मिले प्रत्येक 5वें मिनट पे। परिवर्त्य समयांतर, निश्चित समय का अंतर ना रखा जाए, 5 8 10 12 15 इस हिसाब से पुनर्बलन मिल रहे हो। शैक्षिक महत्व अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में सहायक है। प्रोत्साहन पुनर्बलन अभिप्रेरणा पर यह बल देता है, और अभिक्रमित अनुदेशन इसी विधि पर आधारित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने स्किनर को भी कंप्लीट कर दिया, अब हम इसके बाद बढ़ेंगे गेस्टाल्टवाद पर। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।